हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेवेंथ का हिस्ट्री करेंगे और हमारा टॉपिक का नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस। तो हमने इसमें बात की थी, तीन मेन स्टेट्स हुए थे, हैदराबाद, अवध, और अब हम बंगाल की बात करेंगे। तो बंगाल जब मुग़ल कंट्रोल के हाथ से चला गया तो ब्रोक हो गया, तो मतलब ये किसके अंडर हुआ? मुर्शीद कुली खान के अंडर हुआ, जो उस टाइम पे नायब अपॉइंट हुए थे। ये फॉर्मल सूबेदार नहीं थे। फॉर्मल सूबेदार यानी जिसके अंडर तीन ऑफिसेज होते हैं, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और मिलिट्री ऑफिसेज होते थे। तो इनके अंडर नहीं थे, लेकिन इन्होंने जल्द ही पावर अपने अंडर ले ली, मतलब ये तीनों ऑफिसेज अपने अंडर कर लिए। तो जैसे हैदराबाद और अवध के रूलर्स ने रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर किया था, वैसे ही इन्होंने भी किया। तो ये भी नहीं चाहते थे कि बंगाल में मुगल्स का इन्फ्लुएंस हो, तो वो इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने के लिए इन्होंने क्या किया, जितने भी मुगल्स के जागीरदार थे, यानी जो टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया? उड़ीसा में ट्रांसफ़र किया। और जब वो ट्रांसफ़र किए तो फिर इन्होंने जितना भी बंगाल से रेवेन्यू आता था उसको रीअसेसमेंट किया। तो रेवेन्यू को कैसे कलेक्ट किया जाता था? कैश में कलेक्ट किया जाता था, और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाई जाती थी सारे ज़मींदारों की तरफ। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जितने भी ज़मींदार थे उनको पैसे बोरो करने पड़े बैंकर से, मनी लेंडर से। कभी कभार क्या होता था, जब इनको मतलब ये दे नहीं पाते थे, ज़मींदार पैसे नहीं दे पाते थे, रेवेन्यू नहीं दे पाते थे, तो इनको पैसे बोरो करने पड़ते थे बैंकर से या मनी लेंडर से। तो कभी कभार क्या होता था, वो नहीं दे पाते थे पैसे, तो उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपनी जो ज़मीनें हैं, वो अपनी ज़मीनें लार्जर ज़मींदार्स को, जो उनसे बड़े ज़मींदार हैं, उनको अपनी ज़मीनें बेच दें। तो फिर तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि इसमें एक क्लोज़ कनेक्शन बन गया स्टेट के बीच में और बैंकर्स के बीच में। क्यों? क्योंकि वो इस टाइम पे पैसे उधार देते थे, तो इनका एक क्लोज कनेक्शन भी बन गया। तो हैदराबाद और अवध की ही तरह बंगाल में भी देखा गया, किनके रूल के अंडर, अलीवर्दी खान के अंडर देखा गया कि जगत सेठ का नाम आया, कि वो बहुत ही प्रॉस्परस हुए इस टाइम पे। तो तो ये बात हमने कर ली इन तीनों स्टेट्स की। अब ये देखेंगे कि इन तीनों स्टेट्स यानी अवध, हैदराबाद और बंगाल में क्या कॉमन था। तो सबसे पहली बात ये थी, कॉमन ये था कि जो मुग़ल नोबल्स थे, जो ये स्टेट्स चला रहे थे, तो इनको जागीरदारी सिस्टम बिल्कुल पसंद नहीं था। ये इसके खिलाफ मतलब सस्पिशियस नज़र से देखते थे जागीरदारी सिस्टम के ख़िलाफ़, क्योंकि जागीरदारी सिस्टम किन्होंने स्टार्ट किया था? मुगल्स ने स्टार्ट किया था, और ये नहीं चाहते थे कि मुगल्स का इंटरफेरेंस हो। तो इन जागीरदारी सिस्टम की तरफ ये मतलब ये उसको जागीरदारी सिस्टम को प्रेफर नहीं करते थे। दूसरा, इनका जो टैक्स कलेक्शन का मेथड होता था वो अलग होता था। तो ये टैक्स कैसे कलेक्ट करते थे? कैश में कलेक्ट करते थे, सॉरी। तो इन्होंने उसके लिए क्या रखे थे? रेवेन्यू फार्मर्स रखे थे, जो ये रेवेन्यू है उसको ये कलेक्ट करते थे उसके लिए। और उन रेवेन्यू फार्मर्स को क्या बोला जाता था? इजारदार बोला जाता था। और जो कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उस सिस्टम को इजारदारी कहा जाता था। थर्ड फीचर ये था कि जो इस टाइम पे क्या था, थर्ड फीचर इन तीनों स्टेट्स के बीच में ये था कि इसमें एक रिलेशनशिप बन गया रिच बैंकर्स और मर्चेंट्स के बीच में। क्यों? क्योंकि ये लोग जो होते थे ये पैसे उधार देते थे ताकि रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। तो ये तीन फीचर्स थे इन तीनों स्टेट्स के बारे में। तो अब हम बात करेंगे वतन जागीर्स ऑफ राजपूत्स के बारे में। तो वतन जागीर ऑफ राजपूत, इसमें क्या था कि जो राजपूत थे वो शुरू से ही मुगल्स के कंट्रोल में नहीं थे। तो इसमें दो मेन बात की है, दो किंग्स की बात की है, आमेर और जोधपुर। इन दोनों के जो किंग्स थे उनकी बात की गई है। तो जो जोधपुर था उसको मतलब कॉन्कर किसने किया था? नागौर ने कॉन्कर किया था। और जो आमेर था, आमेर ने बूंदी को फिर सीज़ किया। तो जो राजा अजीत सिंह थे वो जोधपुर के थे, मतलब उनका गवर्नरशिप जो था वो बहुत ही अच्छा था। वो गुजरात के गवर्नर रहे थे।
और जो आमेर के जो राजा थे वो कौन थे, सवाई राजा जय सिंह। तो ये कहाँ के गवर्नर थे, ये मालवा के गवर्नर थे। तो इन्होंने क्या किया, ये दोनों बहुत ही इन्फ्लुएंशियल राजा रहे अपने टाइम पे, इन्होंने अच्छे से अपना राज चलाया। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।